ओके, सो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, इसमें ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। रॉ इमेज डाटा आपके पास आता है और आप उसे नॉर्मलाइज करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और फिर आप टास्क या मेथड चूज करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को, एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता रहता है until you achieve your objectives. सो इसमें अगर हम रॉ इमेज या रॉ डाटा की बात करें तो सबसे पहला इसमें स्टेप या आता है वो है प्री प्रोसेसिंग का। प्री प्रोसेसिंग का स्टेप जो है, let me allow the students because students keep on coming. Okay, pre processing of the raw data, या कि आप कह सकते हैं कि rawness of the raw data उसको कम करने के लिए। सो जो माइक्रोवेव एनालिसिस में या किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में जब लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो आपको टर्म यूज करते हुए नजर आएंगे जिसे आप कहेंगे रॉ डाटा। सो रॉ डाटा की डेफिनेशन मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है, लेकिन फॉर अ जनरल रूल आप ये कह सकते हैं कि जो डाटा आपके लिए इनडाइजेस्टेबल हो, इनडाइजेस्टेबल स्टेट में हो फॉर सम प्रोसेसिंग और फॉर सम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो रॉ डाटा कहलाता है। और लेकिन अगेन वही वाली बात है, इसकी डेफिनेशन डिफर कर सकती है पर्सन टू पर्सन। एक स्टैटिस्टिशियन जो है वो जो डिजिटाइज इमेज है या इंटीग्रेटेड न्यूमेरिकल डाटा मैट्रिक्स है उसको रॉ डाटा कंसीडर करेगा। इमेज को डिजिटाइज करके जो और जो डाटा मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं हम उसको, वो एक स्टैटिस्टिक्स वाला बंदा उसको रॉ डाटा कंसीडर करेगा। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट जो है वो उसको रॉ डाटा कंसीडर नहीं करेगा, बल्कि ये देखेगा कि जहाँ पे उसको जो पैटर्न कहाँ पे मिल रहे हैं, मॉडल कहाँ पे मिल रहा है, तो वो उस मॉडल को या उस पैटर्न डिस्कवर्ड को रॉ डाटा कंसीडर करेगा। सो इसी तरह एक सीनियर इन्वेस्टिगेशन है, वो एक समरी स्टैटिस्टिक्स को या डायग्राम को रॉ डाटा कंसीडर करेगा। इसी तरह अगर कोई एडिटर इन चीफ है साइंटिफिक जर्नल का, तो वो आपका जो पेपर पहला ड्राफ्ट आप सबमिट करते हैं वो उसको रॉ डाटा जो है वो कंसीडर करेगा। सो अगेन वही वाली बात होगी कि आप ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ परसेप्शन है, इंटरेक्शन है कि वो रॉ डाटा आप किसे कंसीडर करेंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर you can say perspective और your level of expertise। और आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो साइंटिफिक कैरियर है, आप जिस स्टेज पे है उसके मुताबिक आप रॉ डाटा को डिफाइन करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम रॉ डाटा जो माइक्रोरे के केस में हम जब कहेंगे तो रॉ डाटा को हम कंसीडर करेंगे कि ये आपकी कलेक्शन ऑफ डिजिटाइज इमेज है, यानी कि वन इमेज पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। आपने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया उसकी इमेज कलेक्ट की, उसको डिजिटाइज किया एक इमेज को, तो वो आपका रॉ डाटा है। एक एक्सपेरिमेंट से आने वाला इमेज और उसका डिजिटाइज फॉर्म, वो आपका रॉ डाटा है। सो इधर हम रॉ डाटा की जब बात करेंगे तो वो दिस। सो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये रॉ डाटा ज़ाहिर बात है इमेज को प्रोसेस करके आप हासिल करते हैं, तो ये इट शुड बी अगेन मस्ट बी कंप्यूटेशनली गैदर्ड एंड कंप्यूटेशनली प्रोसेस्ड एंड इंटीग्रेटेड। सो इसकी सारी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्यूटेशनली होनी चाहिए। माइक्रोरे जो प्रोब के हर स्पॉट पे जो इमेज को एनालाइज किया जाता है, सो दैट हम एस्टेब्लिश कर सकेंगे रेड और ग्रीन का कंटेंट कितना है। रेड और ग्रीन जो दो डाइज होती है, यहाँ पे नॉर्मली
नॉर्मलाइजेशन फिर मेथड अप्लाई किया जाता है डिजिटाइज करने के बाद। और नॉर्मलाइजेशन मेथड से क्या होता है कि अगर कोई सिस्टमेटिक मेजरमेंट एरर्स हैं इक्विपमेंट की वजह से, इक्विपमेंट फुली कैलिब्रेटेड नहीं था या कोई और प्रॉब्लम है इक्विपमेंट में, तो इक्विपमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो उसको कवर अप करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की जाती है। सो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो रॉ इमेज डाटा है वो उसकी प्रेजेंटेशन कम्पैक्ट हो जाती है बेसिकली। तो आप ये कह सकते हैं कि एक इमेज जो है उसकी प्रोसेसिंग करके उसकी नॉर्मलाइजेशन करने के बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में हो जाती है कि वी गॉट आवर वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज, एंड फॉर ईच स्पॉट, हर स्पॉट के लिए हमारे पास कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। सो सेकेंडली अगर 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 एक्सप्रेशन प्रोफाइल में, एक्सप्रेशन मेजरमेंट में एक ही जीन के लिए मल्टीपल स्पॉट्स मौजूद हैं तो उन स्पॉट्स को, मल्टीपल स्पॉट्स को कंबाइन किया जाता है ताकि हमारे पास एक एक्सप्रेशन लेवल एस्टिमेट आए। यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एस्टिमेट। सो बेसिकली आपके पास एक एस्टिमेट या न्यूमेरिकल वैल्यू आए फॉर अ जीन, अगर वो जीन मल्टीपल जगह पे मौजूद है, स्पॉट हुई है। सो इस सिचुएशन में जाहिर बात है एक जीन एक से ज़्यादा मरतबा वहाँ पे पाई गई है तो इसका मतलब है आपको कोई प्रोसीजर चाहिए सो दैट उसकी सिग्निफिकेंस और बाकी जीन्स की एक्सप्रेशन प्रोफाइल जो हैं वो मास्क ना हो जाए ड्यू टू अबंडेंस ऑफ या मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस ऑफ सिंगल जीन। तो आप नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर नॉर्मली अप्लाई करते हैं और इसकी वजह से जो एक्सपेरिमेंट में जो वेरिएशन आ रही है, मेजरमेंट में जो वेरिएशन आ रही है बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट इम्परफेक्शन या बायोलॉजिकल वेरिएशन, उसको कवर किया जाता है। सो ऐसे मौक़ों पे यू कैन आल्सो डिसाइड टू रिप्रेजेंट ईच मेजरमेंट बाय अ सेट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है, सो आप किसी एब्सोल्यूट वैल्यू से को भी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि रेड एंड ग्रीन की रेशियो हो सकती है, वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, a fold change or some other format. So आप कोई absolute value का format apply कर सकते हैं to get your estimate for the genes which are spotted more than once or which have more than one observation on the microwave. Thirdly, जो the sets of measurements from each hybridization experiment must be integrated into a सिंगल डाटा मैट्रिक्स। ठीक है, आपको मैंने पहले हमने प्रीवियसली डाटा मैट्रिक्स का पढ़ा था कि वो कैसी होती है। आई गेस अगर मैं लेके चलूँ आपको, सो where was that? Yeah, this is a data matrix constructed from a measurement microarray experiment. So basically hybrid experiment से जो measurements आते हैं उनको आप डाटा मैट्रिक्स में इंटीग्रेट करते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल कि एक अरे से दूसरी अरे में मेजरमेंट का डिफरेंस आए, ठीक है, और उस वेरिएशन को कंपनसेट करने के लिए और आप और मुख्तलिफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन जो एम्प्लॉय की जाती है। अब यहाँ पे दो बड़ी फ्रीक्वेंट टर्म यूज़ हो रही हैं, स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन। मैं स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन दोनों के बारे में बताता हूँ। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन ये तो स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करते हैं। आपके पास कोई सेट ऑफ मेजरमेंट्स आ गए, स्टैंडर्डाइज ये है कि उसको एक फिक्स रेंज में आप इस तरह से फिट इन करते हैं कि उनकी आपस में डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्टर्ब नहीं होती। सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी तमाम वैल्यूज़ को 0 से 100 के दरमियान जो है ना
स्केल डाउन करना है, और स्केल डाउन ऐसे करना है कि उनकी वैल्यूज की आपस में डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब ना हो। तो दिस विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन। हो सकता है कि ओरिजिनल डाटा में कोई वैल्यू, उसकी वैल्यू 600 हो, किसी वैल्यू की 500 हो, किसी वैल्यू की, किसी स्पॉट की वैल्यू जो है वो 150 हो। लेकिन जब मैं स्टैंडर्डाइजेशन करूंगा तो आई विल जस्ट स्केल डाउन दैट ऑन दोज वैल्यूज इन द रेंज बिटवीन 0 to 100। 0 से 100 के दरमियान में स्केल डाउन करूंगा। उसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास एक इजी टू यूज वैल्यू आ जाएंगी फॉर माय इंटेंडेड मेथड। ठीक है, आपके पास बहुत लार्ज वैल्यूज नहीं होंगी, और आपने अगर स्टैटिस्टिकल या मशीन लर्निंग का मेथड अप्लाई करना है तो इट विल बी इजियर फॉर यू। नॉर्मलाइजेशन ये है कि नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन भी नॉर्मलाइजेशन का एक आप तरीका है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ओवरऑल इज अ ब्रॉडर टर्म। उसमें आप जैसे डेटाबेस के हवाले से पढ़ा होगा कि आप रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन जो है वैल्यू की जो है वो रिमूव करते हैं। लेकिन इस केस में इट इज़ टू मेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा नॉर्मल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म, जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि ऑल द पोटेंशियल बायसेस या इन द डाटा सेट और इन द मेजरमेंट्स हैज बीन रिमूव। तो आपका जो डाटा है वो नॉर्मल हो गया है, नॉर्मलाइज हो गया है। सो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, वो एक अलग से एरिया है। सो मैं इसको वो आगे शायद हम देखेंगे। सो नॉर्मलाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए। सो जब आप नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आपका डाटा, उसमें इनपुट के लिए आपका डाटा अवेलेबल है, और नाउ इट इज गेट रेडी टू गो। सो let me allow some student as well. Okay. So हम बात कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेसिंग के बाद आपका डाटा रेडी हो गया है और वो आगे प्रोसेसिंग के लिए तैयार है। लेकिन इसमें एक फर्दर स्टेप भी हो सकता है जिसे आप कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आप इसलिए करते हैं कि डाटा की कॉम्प्लेक्सिटी और जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट की जा सके। इट मे बी पॉसिबल कि आपने नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के बावजूद आपका डाटा इस फॉर्मेट में नहीं है कि आप उस एल्गोरिदम को दे सकें। लेकिन जैसे कि बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, दे वांट डाटा इन डिस्क्रिटाइज फॉर्म, उसमें डिस्क्रिटाइजेशन ज़रूरी होती है। लेकिन अगर आपका डाटा डिस्क्रिटाइज नहीं है, सो यू हैव टू डिस्क्रिटाइज। इस डिस्क्रिटाइज का मतलब है कि आपके डाटा को ट्रांसफॉर्म कर देता है, एंड सो ऑन। तो ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत सारी अलग से टेक्निक्स हैं। सो फिगर 1.6 जो कि हमने पहले देखी, बेसिकली ये है फिगर 1.6। सो फिगर 1.6 में हमने जो है बहुत सारे स्टेप्स नॉर्मलाइजेशन, प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं, जिसमें नॉर्मलाइजेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है, डाटा मैक्सिमाइजेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन है। ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं प्री प्रोसेसिंग के लिए, और इनको अब जब भी हम साइंटिफिक डाटा के प्री प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्टेप्स। ज़रूरी नहीं है कि आप सभी स्टेप्स ये कर रहे हो सकता है कि आप इसमें से चंद एक स्टेप कर रहे हो जो कि आपके लिए नेसेसरी है। प्री प्रोसेसिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ इश्यूज या कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने चूँकि इस डाटा की बेस पे कोई मॉडलिंग करनी है या कोई मेथड अप्लाई करना है, सिमुलेट करना है, सो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वैलिडेशन सेट हो। वैलिडेशन सेट ऐसा सेट होता है which was part of the original data set, raw data set, और वो डाटा सेट स्टैंडर्डाइज किया गया, नॉर्मलाइज किया गया, उसको ट्रांसफॉर्म किया गया। सो इट वाज पार्ट ऑफ द
you can say the data set. लेकिन वेरिएशन सेट को हम रैंडमली ऑब्जर्वेशंस को जो उसमें से डाटा में से पिक करके अलग कर लेते हैं और इसको लेटर ऑन हम वैलिडेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. ऐसा क्यों किया जाता है? देयर इज अ वेरी गुड रीजन फॉर दैट. बेसिकली जब आप मॉडलिंग या सिमुलेशन कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, मशीन लर्निंग के कोई मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, सो व्हाट यू नीड कि जैसे हमने सेवरल टाइम्स पहले डिस्कस किया है क्लास में कि आपके मॉडल किसी डाटा की बेस पे बिल्ड होना है और वो डाटा आपका ट्रेनिंग सेट कहलाता है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा है जिसमें हेल्दी पर्सन्स की एक्सप्रेशन प्रोफाइल है और ट्यूमर कैंसरस पर्सन की, कैंसर टिश्यू की जो प्रोफाइल मौजूद है. अब दोनों प्रोफाइल्स आपके पास मौजूद हैं एक डाटा में. नाउ आप चाहते हैं कि मॉडल बिल्ड करें, प्रिडिक्शन करें या सिमुलेट करें रिजल्ट्स को, तो यू नीड टू हैव अ ट्रेनिंग सेट. अब आपके पास जितना भी डाटा सेट है आप उसको, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि उसमें उसको 70-30 की रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं. 70-30 का मतलब ये है कि 70% उस डाटा का जो ट्रेनिंग के तौर पे इस्तेमाल होगा और 30% उस डाटा का टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होगा या वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल होगा. सो बेसिकली आप 80-20 भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 60-40 या 70-30 किया जाता है. उसकी वजह ये है कि अगर आप 80-20 रेशो या 90% या 10% रेशो करते हैं कि 90% आप ट्रेनिंग के लिए रखेंगे डाटा और 10% आप टेस्टिंग के लिए या वैलिडेशन के लिए रखेंगे, तो उसकी वजह होता क्या है कि मॉडल जब हम मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करते हैं तो मॉडल उसको, चूँकि मॉडल ने बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस ले लिए हैं डाटा की ट्रेनिंग के लिए, अब जब वो टेस्टिंग करेगा तो इसका मतलब वो आपको 100% एक्यूरेसी के रिजल्ट देगा, 100% प्रेडिक्शन के रिजल्ट देगा, विच इज़ अ काइंड ऑफ बायस्ड. बायस इसलिए कि आपके पास टेस्टिंग के लिए कम इंस्टेंसेस थे, आपने जो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा कर ली है, टेस्टिंग के लिए आपके पास थोड़े से लेफ्ट ओवर रह गया जिस पे आपने टेस्टिंग की. सो 70-30 इज़ अ गुड रेशियो बिकॉज इसमें से कुछ इंस्टेंसेस होते हैं ऐसे, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जो कि उसमें कवर नहीं होती ट्रेनिंग में. सो दैट मीन्स कि आपके मॉडल की रोबस्टनेस को भी चेक करना है हमने कि आपका मॉडल कितना रोबस्ट है. इसलिए 60-40 या 70-30 की रेशियो से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये जो सिलेक्शन बायस है ये जो है वो ख़त्म हो जाता है बीच में से. सो वैलिडेशन सेट जो है वो ट्रेनिंग सेट का पार्ट नहीं होता. ठीक है. और वो इसीलिए नहीं होता कि वो अनसीन डाटा हो आपका जो मॉडल है बना उसको टेस्ट करने के लिए. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10-20% होना चाहिए होल डाटा का, सफिशिएंट है. लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट अ वेरी गुड स्ट्रेटजी. इससे डाटा ओवरफिट हो जाता है. ओवरफिट का मतलब ये है आपने जो मॉडल बनाया है वो डाटा पे इतना ज़्यादा ट्रेन हो गया है कि नाउ अब आप उसे कोई भी वैलिडेशन या टेस्टिंग का लिए सेट देंगे तो इट विल गिव यू 100% एक्यूरेसी, which is only because आपके पास insufficient amount of testing data है. इसके अलावा आपके पास रियल लाइफ के से अगर कोई डाटा सेट हो तो आप उस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं उस रियल लाइफ या डाटा सेट को प्रिडिक्ट करने के लिए. सो यू कैन से it is you can say considered as application set, या इसको आप न्यू केसेस भी कह सकते हैं. न्यू केसेस कोई राइज हो या आपने उसके क्वेश्चन प्रोफाइल कलेक्ट की और विदाउट गोइंग इनटू फर्दर मॉडलिंग और व्हाटएवर मॉडल आपके पास पहले ऑलरेडी मौजूद है, मॉडल को उसको बस अप्लाई किया उन न्यू केसेस पे और देखा कि ये डिजीज़ है या जीन है या इनमें से कौन सा क्या एक्सप्रेशन प्रोफाइल निकल रहा है. अच्छा, अब आते हैं इश्यूज की तरफ जो कि आपके पास आते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डाटा. ठीक है.
digitization of data. So basically किसी भी एक्सपेरिमेंट में किसी भी जीन एक्सप्रेशन लेवल या जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल में जब आप मेजरमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं कि आपके पास जो इंडिविजुअल जो कम्बिनेशन है जीन सैम्पल जीन कम्बिनेशन है वो फेल हो जाए। सो इन दिस केस जो है यानी कि एक्सपेरिमेंट में कोई गड़बड़ होगी जिस वजह से आपको के पास वो रीडिंग नहीं है, तो एक्सप्रेशन प्रोफाइल वैल्यू नहीं आई, एस्टिमेट नहीं आया। सो इन दिस केस so you can say that the missing there is a value missing क्योंकि कोई fail measurement है which is reported in your data matrix। अच्छा, इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल यहाँ पे टेबल 1.1 और 1.2 है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। I guess it's way back maybe। ओके, इस टेबल में अगर आप देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, तो दीज आर द मिसिंग वैल्यूज एक्चुअली। ठीक है, ये सवाल निशान मिला तो इसका मतलब है ये हमारे डाटा मैट्रिक्स में यहाँ मिसिंग वैल्यू आई है, और मिसिंग वैल्यू इसलिए आई है कि हमें वहाँ पे एनफ मेजरमेंट नहीं मिल सकी ड्यू टू सम एक्सपेरिमेंट प्रॉब्लम और व्हाटएवर। ओके, ओके, मिसिंग वैल्यूज की बात कर रहे थे हम। तो मिसिंग वैल्यूज जो है वो डिफरेंट तरीके से हैंडल की जा सकती है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन अप्रोच भी है, हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच भी है, एंड सो ऑन। सो इसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं? फर्स्ट अप्रोच जो यहाँ पे डिस्कस की गई है वो है कि ऐसे एरर्स से डिस्कस करने की से ऐसे एरर्स को डील करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इनको रिमूव कर दिया जाए। तो जिस एक्सप्रेशन प्रोफाइल में आपको मिसिंग वैल्यू नज़र आ रही है, उस एक्सप्रेशन प्रोफाइल को अपने डाटा एनालिसिस से रिमूव कर दें। बेसिकली दैट इज़ व्हाट, इसमें जीन प्रोफाइल भी हो सकती है, रे प्रोफाइल भी हो सकती है। सो उस जीन की वैल्यू को, उस रे की वैल्यू को आप रिमूव कर दें, सो दैट इट इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन द फाइनल डाटा एनालिसिस। सो ये बड़ा इजी सा अप्रोच लगता ही है, लेकिन इसकी एक क्या कहते हैं, डाउनफॉल इसका ये है या ड्रॉबैक इसका ये है कि आप अगर एक जगह पे मिसिंग वैल्यू है तो आप बाकी जगह की, बाकी उस प्रोफाइल में जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन को भी, उसके डाटा को भी लॉस कर देते हैं। सो बेसिकली वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि आप n इंटू m माइनस मिनिमम वैलिड एक्सप्रेशन वैल्यूज को रिमूव कर दें, और आपके पास जो लेफ्ट ओवर में जो हो वो इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डाटा ना हो जिसको आप एनालाइज कर सकें। सो ये बेसिकली यहाँ पे जो दिया हुआ है n इंटू m, बेसिकली आपके यानी कि ऑलमोस्ट आप सभी डाटा रिमूव कर लें, और ये आपका वर्स्ट केस सिनेरियो है। ठीक है, तो और अगर आप रिमूव करने की तरफ जाते हैं, सेकेंड अप्रोच ये है कि आप उस वैल्यू को इग्नोर कर दें और उस डाटा मैट्रिक्स को वैसे ही रहने दें जैसे वो आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो इस केस में आपको कोई स्पेशल स्कीम चाहिए, स्पेशल कोड चाहिए मिसिंग वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए, सो दैट ये जो है एक्स्ट्रा वो जो ओरिजिनल वैल्यूज जो हैं वैलिड मेजरमेंट्स जो हैं उनके साथ जो मिक्सअप ना हो। सो बहुत सारे एनालिटिकल मेथड्स मौजूद हैं इस काम को करने के लिए कि आप मिसिंग वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर दें किसी एक स्पेशल वैल्यू से। इसमें एग्जांपल दी गई है, जैसे स्कीम ट्रीज हैं जिसमें एक ऑटोमेटिक एक प्रोसीजर होता है इसके प्रोसेस में मिसिंग वैल्यूज़ को डील करने के लिए, और होता है इसमें यह कि आपके पास अगर
अगर आपके पास n वैल्यूज़ हैं और उसमें से m नंबर ऑफ वैल्यूज़ मिसिंग हैं, तो आप बेसिकली सम लेते हैं n माइनस m वैल्यूज़ का, मतलब जितनी वैल्यूज़ आपकी वैलिड है उनका सम लेते हैं। आप रिमूव नहीं करते, बाकी बाकी वैल्यूज़ को आप बाकियों को सम में कंसिडर करते हैं, और इट इज़ डिवाइडेड बाय द सम ऑफ n माइनस m, यानी जितनी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनसे ही डिवाइड किया जाता है। तो एक तरह से इनका एवरेज ले लिया जाता है। सो 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 बेसिकली ये इग्नोर करना पहले में है कि आप टोटली उनको रिमूव कर दें। दूसरी अप्रोच हमारी ये हो सकती है कि आप उन वैल्यूज़ को टोटली इग्नोर कर दें। तीसरी वैल्यू हो सकती है कि आप उस एरर को करेक्ट करें और उसको रिप्लेस कर दें। अब इस रिप्लेसमेंट के मेथड में बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं। इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग जो मेथड हो सकता है वो है इम्प्यूटेशन। ठीक है, ये बेसिकली एरर करेक्शन का मेथड है, और इसे मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन कहते हैं। इम्प्यूटेशन के भी वैसे फर्दर मजीद एल्गोरिथम्स या टाइप्स मौजूद हैं। एक सिंपल सी अप्रोच ये हो सकती है कि आपके पास आप एवरेज वैल्यू ले लें, जो है उस मिसिंग वैल्यू के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जीन बी की जो वैल्यू है वो मिसिंग है फॉर पेशेंट 5, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एवरेज ले सकते हैं एक्सप्रेशन लेवल्स का ऑफ जीन बी अक्रॉस कंडीशन ट्यूमर ए फॉर पेशेंट। मतलब आप एक ट्यूमर के लिए उस पेशेंट के जो एक्सप्रेशन लेवल्स हैं उन सबका एवरेज देखिए वो वैल्यू वहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो दैट विल कंपनसेट योर मिसिंग वैल्यू। ऑल्दो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होगी, लेकिन ये टेंटेटिव मेजरमेंट होगी। और एक और अप्रोच हो सकती है कि आप बैलेंस अप्रोच एक्सप्रेशन वो अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करें, और उसके लिए ये हो सकता है कि आप जहाँ पे मिसिंग वैल्यू वहाँ पे वैल्यू 1 जो है वो पुट कर सकें। सो आई गेस यहाँ तक रखते हैं अभी 1 मिनट। उसके बाद जैसे ही हम दोबारा रिज्यूम करेंगे तो हम पे आगे नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन को शुरू कर सकते हैं।